साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन पॉइंट विद हरी में आपका स्वागत है। आज हम एक कंटेंट लेके आए हैं जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से जो डीएड स्पेशल जून 2025 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, हम सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन पेपर है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 45 मार्क्स का। ठीक है, इस 45 मार्क्स में आपको क्या करना होता है कि आपको 18 मार्क्स पासिंग मार्क्स के लिए लाने होते हैं। अब जो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले जो सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 में क्या दिया है कि जो सेक्शन 1 है, जो उस सेक्शन 1 में यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यानी नो क्वेश्चन आएंगे, नो यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जो है सभी जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं कि अटेम्प्ट ऑल 9 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन में दे दिया है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों की प्राथमिक विशेषताओं में शामिल है। क्या है ये? कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों की प्राथमिक विशेषताओं में शामिल है। देखो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे बात का टेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, क्या है? नहीं है, टेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर नहीं है। अलग अलग सोच ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें तीसरा जो पॉइंट दे रखा है वो धारावाह पढ़ने में असमर्थता, यानी इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंसी। ये कह रहा है कि धारावाह पढ़ने में असमर्थ, यानी लगातार वो किसी चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, लगातार वो नहीं पढ़ पाया, तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। अब नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों में अनुचित शारीरिक दिव्यांगता है। अभी देखें ना यहाँ पे एक सीधी सी बात है, समझने वाली बात है बस, कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों में अनुचित शारीरिक दिव्यांगता है। क्या कह रहा है? अनुचित शारीरिक दिव्यांगता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ये। ठीक है, ये कह रहा है कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चार इसमें इन्होंने चार बता दिए कि यह तो सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या ड्वार्फिज्म। अब ये कह रहा है कि सेक्शन 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड सही है कि सेरेब्रल पाल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सही है। अगर हम बात करें तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों में अनुचित शारीरिक दिव्यांगता की बात कर रहा है बेटा। किसकी? अनुचित शारीरिक दिव्यांगता की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ओनली फर्स्ट, तो हम इसमें भी हम रॉन्ग करेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये कह रहा है कि सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या ड्वार्फिज्म। अगर हम इस पे बात करें तो इसका सी आएगा, ना इसका ए आएगा, ना इसका बी आएगा, ना इसका डी आएगा, इसका आएगा सी। तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र किया है इन्होंने, अनुचित शारीरिक दिव्यांगता का। ठीक है, सिर्फ शेड्यूल्ड फिजिकल डिसेबिलिटी एमंग चिल्ड्रन की बात कर रहा है ये खाली। थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा निगाह डालते हैं। इसमें ये 1 मार्क्स का ध्यान रखना है इसका। यदि बच्चे को सही दृष्टि, ये कह रहा है कि यदि बच्चे को सही दृष्टि और शारीरिक गठन के बावजूद, क्या कह रहा है? यदि बच्चे को सही दृष्टि, एक तो होगा सही दृष्टि, ठीक है, और दूसरी बात कह रहा है कि शारीरिक गठन के बावजूद बार बार दीवार घड़ी से समय बताने में कठिनाई होती है, तो क्या होगा प्रदर्शित?
देखो समझने की बात है इस क्वेश्चन में कि क्या प्रदर्शित हो कि बच्चे को सही दृष्टि और शारीरिक गठन के बावजूद भी बार बार दीवार घड़ी से समय बताने में कठिनाइयाँ होती हैं। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन सीधी सी बात है, ये होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो है ऑप्शन कौन सा होगा, तो हम जो है ना डुल होगा, डिसग्राफिक होगा, डिस्प्रैक्सिक होगा या डिसलेक्सिक होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे बात किस चीज़ की कर रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ द चाइल्ड रिपीटेडली फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल द टाइम फ्रॉम वॉल क्लॉक डिस्पाइट हैविंग प्रॉपर साइट एंड फिजिक, इट इज़ बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन दैट द चाइल्ड इज। ठीक है, ये कह रहा है कि सही दृष्टि भी है और शारीरिक गठन भी ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ये कह रहा है कि दिक्कत किस में आ रही है, इसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिक। क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिक। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता, किसकी, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता मस्तिष्क में क्षति के कारण मांसपेशियों के समन्वय के गैर क्रियाशील होने का एक उदाहरण है। देखो यहाँ पे समझना क्वेश्चन को, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको हिंट दे दिए इसने। एक तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी दिव्यांगता है, और दूसरा दे दिया इसने कि मस्तिष्क में क्षति के कारण, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, उस ब्रेन में जो हमारी मसल्स है वो गैर क्रियाशील हो जाती हैं। क्या होती है, कोई कार्य नहीं सही से कर पा रही हैं। कि विच द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंक्शनल ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन ड्यू टू डैमेज इन ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में जाते हैं, ए ऑप्शन में जाएंगे, ऑटिज्म होगा, नहीं होगा। बी ऑप्शन दे रहा है कि ड्वार्फिज्म होगा, नहीं होगा। ये कह रहा है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, नहीं है। शारीरिक दिव्यांगताओं को, नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन डी दे रहा है, आ रहा है निकल के, ऑप्शन डी। ये कह रहा है कि सेरेब्रल पाल्सी। क्या कह रहा है, सेरेब्रल पाल्सी। तो ऑप्शन होगा हमारा डी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, 5th क्वेश्चन है हमारा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिफर्स टू ए सिग्निफिकेंट लिमिटेशन। ये समझो बात को थोड़ा सा। ये कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि बौद्धिक दिव्यांगता क्या है, बौद्धिक दिव्यांगता एक महत्वपूर्ण सीमा को संदर्भित करती है। बौद्धिक दिव्यांगता जो है क्या एक महत्वपूर्ण सीमा को संदर्भित करती है, क्या वो दर्शाने का काम करती है। अब यहाँ पे कह रहा है किसको दर्शाने का काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल मोबिलिटी क्वेश्चन है, वो ऑप्शन है हमारा फिजिकल मोबिलिटी, नहीं है। अब ये कह रहा है कि सेंसरी प्रोसेसिंग, ये भी नहीं है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, इमोशनल रेगुलेशन। अगर यहाँ पे बात करें तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा कॉग्निटिव फंक्शनिंग होगा। क्या होगा, कॉग्निटिव फंक्शनिंग। क्या होगा, कॉग्निटिव फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट सीखने की क्षमता का उदाहरण है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया गया है, थोड़ा सा पलट दिया है थोड़ा सा। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या होगी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी? ये कह रहे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, नहीं होगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, नहीं होगा। फर्स्ट भी रोंग है, सेकंड भी रोंग है। क्या है? फर्स्ट भी रोंग, सेकंड भी रोंग। ये कह रहा है कि डिस्ग्राफिया, यस। क्या है? डिस्ग्राफिया, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, बस यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि ये कह रहा है कि विशिष्ट सीखने की अक्षमता का उदाहरण है। ये कह रहा है कि ये उसका वो कह रहा है कि एग्जाम्पल आप दे दीजिए कोई, इसका एक विशिष्ट सीखने की क्षमता का। तो यहाँ पे एक बात आ गई डिस्ग्राफिया। ठीक है, ना तो यहाँ पे वो अवधानशील अति चंचल व्यवहार होगा, ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा, न स्वालीनता होगी, न डाउन सिंड्रोम होगा। तो बचा क्या हमारे पास? बचा ये डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विच स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट में रिक्वायर। ये कह रहे कि वाणी और भाषा संबंधी क्षमता वाले छात्रों को हो सकती है, किसकी आवश्यकता हो सकती है? जो बच्चे स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट वाले हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है? ये कह रहा है कि असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, नहीं होगी। ये कह रहा है कि सहायक श्रवण यंत्र। तो यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे सहायक श्रवण यंत्र की क्या आवश्यकता है? नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको ही हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, नो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड अनुकूलित बैठने और स्थिति निर्धारण उपकरण, नहीं होगा, नहीं होगा भैया, नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संवर्धित और वैकल्पिक संचार प्रणालियां। अब ये नेक्स्ट देखो, यहाँ पे वाणी और भाषा संबंधी बात कर रहा है। स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट वाले छात्रों की आवश्यकता क्या हो सकती है? देखो यहाँ पे ना सीधी सी बात है, एक चीज उभर के आ रही है, क्या? सी, ऑप्शन सी। ये कह रहा है कि अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यानी संवर्धित और वैकल्पिक संचार प्रणालियाँ। इसमें जो रहेगा हमारा जो करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिले। देखो समझने की बात है थोड़ी सी। ये कह रही कि कौन सा विकासात्मक विलंब का उदाहरण है कि जिससे कि देरी से विकास हो रहा है, ऐसा कौन सा उदाहरण है? अब यहाँ पे कह रहा है कि डिसलेक्सिया है, नहीं है जी, ये भी सही है। ये कह रहा है कि क्या विकासात्मक विलंब का उदाहरण है डिसलेक्सिया? नहीं है। क्या है? नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, नहीं है जी, गलत है। डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, हाँ डाउन सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन ए की। सेक्शन ए जो है हमारा, उसके क्वेश्चन है ये।
9 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, 9 मार्क्स। अगर आपकी सही हो जाते हैं 9 मार्क्स आपकी कंप्लीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोमा का सामान्य लक्षण है। ये कह रहा है कि ग्लूकोमा का सामान्य लक्षण कौन सा है। क्या ऑप्शन ए सही है? क्या ऑप्शन बी सही है? नहीं है। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ना ए सही है, ना बी सही है, ना सही सही है। ठीक है, ये कह रहा है कि है ना, ये कह रहा है कि दोहरी दृष्टि नहीं है भैया। ये कह रहा है दोहरी दृष्टि नहीं है जी। टूनल विजन, सुरंग दृष्टि नहीं है जी। ये कह रहा है फिर रेडनेस ऑफ द आइज, यानी आंखों का लाल होना, ये भी गलत है जी, ये भी गलत है जी। हेलस अराउंड लाइट्स, यानी रोशनी के चारों ओर प्रभामंडल, ये इसका आंसर है। ऑप्शन डी जो रहेगा वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा जो सेक्शन बी पार्ट है, सेक्शन बी की बात करेंगे अब सेक्शन बी में हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे 10 क्वेश्चन, नहीं सॉरी, इसमें क्वेश्चन आपके आ जाएंगे 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में आपके यानी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आंसर देखो सीधी सी बात कह रहा है, इसको हमने पढ़ लेना है पहले कि राइट आंसर इज इन 1 or 2 सेंटेंस, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, आपको या तो 1 या 2 वाक्य में उत्तर दे दीजिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है, आप या तो 1 या 2 वाक्य में उत्तर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है इसको आप है ना फुली बड़ा लिखेंगे। बात करेंगे इसकी। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में दिया है, सेक्शन उसमें दिया है सेकंड सेक्शन में, कि कह रहा है कि डिफाइन ब्लाइंडनेस एंड लो विजन एज पर RPWD एक्ट 2016। ये कह रहा है कि जो RPWD एक्ट है 2016 के अनुसार इस दिव्यांगता की दृष्टि दिव्यांगता और अल्पदृष्टि को परिभाषित कीजिए। अभी अब कह रहे थे, देखो सीधी सी बात है, आपको 2 ही परिभाषाएं देनी है। ठीक है, इसकी एक तो दे रखी है कि दृष्टि दिव्यांगता की और अल्पदृष्टि की, इसके अनुसार दोनों की आपको यहाँ पे परिभाषा ये एक सम्मिलित करके दे सकते हो। क्या है? एक सम्मिलित परिभाषा आप दे सकते हैं। सीधी सी बात है, उसमें आप है ना 2 चीज़ यहाँ पे यूज कर लीजिए कि जो ब्लाइंडनेस है उसके बारे में आपको देना है। क्या देना है? ब्लाइंडनेस के बारे में आपको देना है कि ब्लाइंडनेस रिफर्स टू ए कंडीशंस, ठीक है, वेयर ए पर्सन हैज वेरी लो और नो विजन। बेटा इसमें चीज़ हो जाएगी कि आपको ये जो है अधिगम जो है हमारा उसको प्रभावित करेगी। क्या करेगी? अधिगम को प्रभावित करेगी। अधिगम को कैसे प्रभावित करेगी? क्योंकि जब सीखने की गति कम हो जाएगी। ठीक है, हम कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। देखो बौद्धिक दिव्यांगता अधिगम को कैसे प्रभावित कर रही है? सीखने में, सीखने की गति में कमी का होना। क्या कर रही है? सीखने की गति में कमी होना।
नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें थोड़ी सी और ज़्यादा, स्लो लर्निंग। स्लो लर्निंग की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। स्लो है ना, सीखने की गति कम होना, या फिर डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हो। डिफ़िकल्टी यानी समस्या समाधान में किसी समस्या का समाधान ना कर पाना, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है कमज़ोर मेमोरी। क्या? कमज़ोर मेमोरी। अब सीधी सी बात है कि ये एक सीखने की गति को प्रभावित कर रहा है, सीधा सा बात है। यहाँ पे अगर हम लें इसको, तो सीखने की सीधी बात है, गति को प्रभावित कर रहा है, समस्या के समाधान में कठिनाइयाँ ला रहा है और याद रखने में समस्या हो रही है। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको लेके जा सकते हैं। अगर हम इसमें रणनीतियों की बात करें, ये देखो यहाँ पे है ना, रणनीतियाँ भी कह रहा है और समावेश शिक्षा से संबंधित भी चीज़ें कह रहा है। हम इसमें रणनीतियों की अगर हम बात करें कि हम सिर्फ सरल और छोटे चरण में पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सरल और छोटे चरण में हम पढ़ पा रहे हैं। क्या पढ़ पा रहे हैं? ये चीज़ को, कोई भी टॉपिक है हमारे सामने, ठीक है, टीच इन स्मॉल स्टेप्स, टीच इन स्मॉल स्टेप्स, ये हमारा सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। हम रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस, यूज विजुअल एड्स, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम आईपी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब रणनीतियों की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी हैं उसकी अगर हम बात करें तो ये हो सकती है हमारी, उसके बारे में आप अंदर भी लिख सकते हैं। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो लार्ज है और लॉन्ग क्वेश्चन में हम ये चीज़ें हम बता सकते हैं, ठीक है। बार बार हम क्या है, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं, आप इसको कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे इसमें बात कर लें थोड़ी सी, तो जैसे हम बात कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि इसकी अलियावर्ज नेशनल इंस्टीट्यूट की भूमिका है क्या, रोल क्या है पुनर्वास के क्षेत्र में। ये कह रहे हैं कि बोलने और सुनने के जो अक्षम हैं उनके लिए क्या शिक्षा प्रावधान करती है, क्या भूमिका है। देखो, एक तो ये करती है कि जो प्रशिक्षण है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड रिसर्चिंग के तौर पे काम करती है, प्रशिक्षण और अनुसंधान को लेकर के काम कर रही है, ठीक है। दूसरा, विशेष शिक्षकों की तैयारी कराती है, ठीक है, कि जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनको प्रिपेयर करना, एक तैयार करना, सहायक उपकरण उपलब्ध भी कराने का काम करते। देखो इसमें है ना, आप इसको रोल देना है सिर्फ खाली, क्या करना है, इसके बारे में इसके रोल देने हैं आपको, क्या करने हैं, रोल, इसके रोल देने हैं खाली। पुनर्वास सेवाएं देती हैं, रिहैबिलिटेटिव जो सर्विसेज हैं उनके बारे में वो देती हैं, ये उसके बारे में आपको दे देना है इसमें। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है जागरूकता को फैला, अवेयरनेस है ना, ये एक अवेयर भी करना है, सोशल मीडिया से संबंधित है या फिर फील्ड वर्क है, तो वो इस पे काम करती हैं, जिससे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो आगे बढ़ें और उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं उनको ऊपर उठाया जा सके और उनके लिए सतत प्रयास रूप से काम किए जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में आप ये दे सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, कॉमन पेपर रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में आप कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को आप शेयर कर दें, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आगे की वीडियो के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।